हेलो। तो आज अपन हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे। देखो, एक तो अपन ना छोड़ देना उसमें किसमें हाइड्रोकार्बन में, ताकि वो दो तीन रिएक्शंस हैं वो जो है ना, दो पेज छोड़ देना। देखो, एक एक तो ये पूरा छोड़ देना, एक ये छोड़ देना बस, और इससे अगले पेज स्टार्ट कर लेना। ठीक है। देखो, हेलो एल्केन, तो हेलो से पहले अपन हेलो का मतलब समझ लेते हैं, है ना। हेलो का देखो, हेलोजन में आता है ये। हेलोजन जन का मतलब होता है निर्माण करने वाला, निर्माण करने वाला, है ना। और हेलो का मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है साल्ट, साल्ट निर्माण करने वाले। तो देखो, जितने भी फिर कल बाहर आई, है ना, ये तीन है, तीनों के तीनों देखो, NaCl साल्ट होता है, NaBr साल्ट होता है, NaI सब साल्ट होते हैं ये। देखो, AgCl ये भी साल्ट होता है, AgBr AgI ये सब साल्ट होते हैं। तो हेलो का मतलब होता है साल्ट, यानी नमक बनाने वाले, लवण बनाने वाले। तो हेलोजन्स कौन होते हैं? जो लवण का निर्माण करते हैं वो होती है हेलोजन्स। ठीक है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, है ना। तो हेलो एल्केन ये होते हैं हेलोजन डेरिवेटिव। क्या होते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं भाई? हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं। अब देखो, अपन हेलोजन्स में सिर्फ इनको ही काम में लेंगे, एटी को काम में नहीं लेते हैं। एटी होती है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो देखो, हेलोजन डेरिवेटिव्स कई प्रकार के हो सकते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स में कई प्रकार के हो सकते हैं, वो तुम्हें सर ने लिखा रखे होंगे, या तुम एक बार यहाँ देख लो। ये हेलोजन डेरिवेटिव्स है, ये एल्किल हैलाइड है, इसे हेलो एल्केन भी कहते हैं। ये एरिल हैलाइड है। क्या? एरिल बेंजीन रिंग लग जाए ना तो उसे हाइड्रोकार्बन में एरिल कहते हैं। तो एरिल हैलाइड है, हेलो एरीन है। इसको ARX भी कह सकते हैं, C6H5 है ये, सॉरी H5X भी कह सकते हैं। ये देखो, विनाइल हैलाइड है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर X हैलाइड, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो विनाइल कार्बोकेटाइन, डबल बॉन्ड वाले पे डॉट हो तो विनाइल रेडिकल, डबल बॉन्ड वाले पे नेगेटिव हो तो विनाइल तो नहीं होता है ना, पॉजिटिव होता है, रेडिकल होता है, हैलाइड होता है ना। ऐसे देखो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन और उससे अगले कार्बन पर क्या हो? X तो एलिल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। अगर इस पर पॉजिटिव हो तो एलिलिक कार्बोकेटाइन। देखो, बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब है बेंजाइल वाले कार्बन, बेंजीन ग्रुप, और उससे लगा एक कार्बन पे लगा हो हैलाइड, तो उसे बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। ये तीनों तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए। ये हैलाइड भी होते हैं, विनाइल कार्बोकेटाइन भी होता है, विनाइल रेडिकल भी होता है, ऐसे ही एलिलिक हैलाइड भी होता है, एलिलिक कार्बोकेटाइन भी होता है, एलिलिक रेडिकल भी होता है ना। तो इनको देखो, ये क्वेश्चन है, निम्न हैलाइड का नाम व वर्गीकरण करो। तो देखो, तुम्हें आता है वर्गीकरण, तुम्हें पता है, नाम खुद लिख दो, है ना। इसको सही तरीके से लिखो। ये क्या है? एल्किल हैलाइड है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है ना, क्योंकि बेंजीन बेंजीन लगी हुई है, बेंजीन से अगले कार्बन पर X लगा हुआ है, हेलोजन। देखो, बेंजीन से अगले कार्बन पर X, बेंजाइलिक हैलाइड। देखो, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उससे एक कार्बन छोड़ के अगले कार्बन पर Br, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक ब्रोमाइड, है ना। और ये क्या है? ये एरिल ब्रोमाइड है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ है, एरिल हैलाइड है, इसे कहते हैं हेलो एरीन। और चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन हेलो एरीन। क्या है? हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो इनका नाम वाम तो तुम लिख लेना भाई, मैं क्या बताऊँ इसमें, नाम खुद लिखो, खुद लिखो। अब देखो, अब अपन कुछ बातें करेंगे, मेन चैप्टर तो अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन चलो, तो अब बात कर लेते हैं अपन CX बॉन्ड की,
जैसे देखो कोई भी अगर हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं अपन, है ना, तो हेलो एल्केन में सी 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 और कोई ना कोई बॉन्ड तो Cl का होगा, है ना, मतलब X का होगा। तो ये जो बॉन्ड है इसको कहेंगे अपन CX बॉन्ड। इस बॉन्ड की बात कर लेते हैं, ये वाले बॉन्ड की। ये है क्या भाई, इसमें दिक्कत क्या क्या है, इसमें परेशानी क्या क्या है। तो इस बॉन्ड की अगर बात की जाए तो देखो, हेलोजन चाहे कोई सा भी हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, है ना, उन सब की EN होती है वो ज़्यादा होती है ड्यू टू कार्बन। sp3 कार्बन की बात करें, sp2 कार्बन, sp कार्बन की होती है उसकी EN ज़्यादा होती है। देखो sp3 कार्बन की होती है 2.5, sp2 कार्बन की होती है 2.8 और sp कार्बन की होती है 3.2। तो ये 3.2 ग्रेटर देन Cl है, Cl की 3.0 होती है। तो ये sp कार्बन किसके आगे झुकेगा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के आगे झुकेगा। और इस sp कार्बन की खासियतें बातें अपन ने एल्काइन में कर ली है, अच्छे से एल्काइन में कर चुके हैं कि ये कैसा बॉन्ड होता है, कभी ये अम्लीय प्रकृति का होता है, कभी ये इंटरनल होना चाहिए कि एक्सटर्नल होना चाहिए, ये सब अपन बातें कर चुके हैं, है ना। तो देखो अब अपने मेन चीज है भाई कि CX बॉन्ड। तो CX बॉन्ड है ना अपना, इसमें इस पर आता है आंशिक पॉजिटिव, इस पर आता है आंशिक नेगेटिव। अगर यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है जो इसे इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो ये इसकी ऋणात्मक तो बढ़ाएगा, है ना। तो ग्रुप के ऊपर भी निर्भर कर रहा है। तो देखो पहली बात तो ये आंशिक पॉजिटिव आता है, इस पर आंशिक नेगेटिव आता है। और जब दो जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और उनके बीच में कोई दूरी हो तो उसे अपन डाइपोल कह सकते हैं। तो ये डाइपोल है, ध्रुवीय बंध है, ध्रुवीय बंध है तो उसमें डाइपोल होता है। क्या होता है, डाइपोल होता है, डाइपोल बनता है भाई। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा म्यू बराबर QD, Q इंटू डी। अब देखो फिजिक्स में डाइपोल की जो जो स्थिति होती है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से, फिजिक्स में जो डाइपोल की जो वो होती है दिशा, वो केमिस्ट्री में डाइपोल की दिशा की लगभग उल्टी होती है। केमिस्ट्री में अपन डाइपोल की दिशा लेते हैं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नहीं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इसमें केमिस्ट्री में वो फिजिक्स में होती है उल्टी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल की दिशा। और केमिस्ट्री में ऐसे होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये डायरेक्शंस का थोड़ा अंतर होता है, लेकिन फिजिक्स में तो अपन को डायरेक्शन काम आती है, यहाँ कोई डायरेक्शन काम नहीं आती है इतनी, ठीक है। तो ये अपन को यहाँ फॉर्मूला, अब देखो डी फिजिक्स में दूरी 2D ली जाती है, लेकिन यहाँ इसको एक ही दूरी लिया जाता है। फिजिक्स में 2D दूरी क्यों ली जाती है, तो कैलकुलेटिव के लिए, कैलकुलेशन के लिए, किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए, है ना। अब देखो इसकी जो ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये द्विध्रुव आघूर्ण। इस द्विध्रुव आघूर्ण में ये क्या है, आवेश, किसी एक का आवेश ले लो, ये क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। इसकी जो यूनिट है, 2 यूनिट होती है, एक तो होती है कूलाम इनटू मीटर, सीधी सी यूनिट, ऐसा यूनिट कहते हैं इसे। एक छोटी यूनिट होती है, क्या होती है, छोटी यूनिट, उसे कहते हैं डिबाई, डिबाई। इसे CHEM में यूज लेते हैं, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, कौन सी यूज होगी, डिबाई। ये कूलाम मीटर बड़ी यूनिट है, ये फिजिक्स में काम आती है। अब अपन को पता है कि CX बॉन्ड में X की EN जितनी ज्यादा होगी, इन दोनों का डेल्टा EN उतना ज्यादा होगा। ये अपन जानते हैं कैसे, इसकी EN फिक्स है, अपन को पता है 2.5। इसकी EN, अब देखो Cl की क्लोरीन फिर कल बाहर आई, तो इसकी होती है 4, इसकी होती है 3, इसकी होती है
2.8, इसकी होती है 2.5 यानी 2.65, कितनी भी हो सकती है ना। तो इनकी यानी इस तरह होती है कि इधर जाने पर ये ना लॉस होता है, घटता है। तो देखो अपन को पता है कि सबसे ज्यादा ध्रुवीय बन जो इसकी फ्लोरीन का होगा CF, इसकी 2.5, इसकी 4। तो देखो इसकी EN ज्यादा, तो इसमें डेल्टा EN 4 माइनस 2.5 लगभग आ रहा है कितने का, 5.1.5 का। ठीक है, अगर यही बॉन्ड Cl का होता तो इसमें इसकी EN थोड़ी कम होती और इसकी डेल्टा EN आती 4 माइनस 3 हो जाने 3 माइनस 2.5, ये आता 0.5 डेल्टा EN। तो देखो अपन को पता है कि भाई कि अभी इस बॉन्ड की बात कर लेते हैं अपन, इस बॉन्ड की बात कर लेते हैं अपन, CH3F CH3Cl CH3Br CH3I। अब देखो अपन को पता है सारे डाइपोल हैं, क्या है, सारे डाइपोल हैं, इनमें दो फैक्टर काम कर रहे हैं। इधर जाने पर अपन को पता है कि इनकी बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वो बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। ठीक है, देखो कैसे, F की साइज यहाँ छोटी, इसकी साइज तो फिक्स है, F की साइज इतनी, दूरी इतनी, इसकी साइज इतनी, इसकी साइज बढ़ी तो दूरी बढ़ी, इसकी साइज इतनी, इसकी साइज और बढ़ गई, दूरी बढ़ी, इसकी साइज इतनी, इसकी साइज इतनी, तो दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, केंद्र से केंद्र की दूरी रेडियस के लिए। तो अब भाई इधर जाने पर बॉन्ड लेंथ बदल रही है। ठीक है, एक चीज देखो, अब देखो मैंने तुम्हें क्या समझाया कि डेल्टा EN इसकी जितनी ज़्यादा EN होगी ये इसको उतनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज देगा, मतलब आवेश बढ़ेगा, है ना। और इसकी EN कम है तो ये कम आवेश देगा, मतलब इसका आवेश सबसे ज़्यादा, फिर इसका थोड़ा कम, इसका कम, इसका बिल्कुल कम, मतलब इधर जाने पर Q यानी चार्ज घट रहा है। तो अब देखो द्विध्रुव आघूर्ण में एक कंडीशन देखो, म्यू बराबर होता है QD, D क्या है, डिस्टेंस, Q क्या है, आवेश। इधर जाने पर डिस्टेंस बढ़ रही है लेकिन इधर जाने पर आवेश घट रहा है, मतलब अब काम नहीं करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। क्यों, क्योंकि यार इधर एक तरफ जाने पर एक चीज तो घट रही है, एक चीज बढ़ रही है। अब कैसे पता लगे कौन ज्यादा बढ़ रहा है, कौन ज्यादा घट रहा है, और किस में कौन बढ़ रहा है ज्यादा, किस में कौन घट रहा है ज्यादा, क्या पता लगे इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा प्रभावी है ये, पर यहाँ आवेश ज्यादा प्रभावी है, हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो अब क्या करें भाई, तो इसका ऑर्डर अपन को प्रैक्टिकली देखना होगा। क्या देखना होगा, प्रैक्टिकली। तो इसका ऑर्डर फिक्स है, याद कर लो, क्या है भाई, फिक्स ऑर्डर है ना। तो ऑर्डर क्या है, CH3Cl CH3F CH3Br CH3I। सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है। रट लो, ऑर्गेनिक में भी काम आ रहा है, इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा, सेम सेम टू सेम, इनऑर्गेनिक में काम आएगा, ऑर्गेनिक में भी काम आ रहा है, रटना ही है। कितना होता है एक और वैल्यू और देख लो, इसकी वैल्यू होती है 1.86, इसकी होती है 1.847, इसकी होती है 1.830, इसकी होती है 1.636। ठीक है, तो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखो। CH3F का द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है, यहाँ कंडीशन है देखो, इस पर चार्ज तो बहुत ज्यादा है, इस पर मतलब है ना Q बराबर म्यू बराबर QD, इस पर चार्ज तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होती है, बहुत बहुत ज्यादा कम होती है, तो ये प्रभावी हो जाता है। देखो यहाँ इसके मुकाबले इस पे चार्ज कम है लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं है, इस पर भी बढ़िया तरीका का चार्ज है, मतलब इधर 10 है तो इधर 8 ही है,
ज़्यादा कम नहीं है, इधर भी बढ़िया तरह का चार्ज है, क्योंकि Cl का भी बंद बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है। और इसकी साइज भी तो बढ़ गई थोड़ी, इसकी साइज इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? देखो ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो साइज अकस्मात बढ़ती है, इतनी फिर इतनी फिर इतनी फिर इतनी साइज, मतलब इसकी और इसकी साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो साइज इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इतना घटता नहीं है अगले में जितनी इसकी बढ़ जाती है, समझ में आई बात है। इसलिए Cl से Cl कम ज़्यादा होता है ना। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्डर है भाई, ये पूरम पट याद करना है, इसमें नहीं पूछेगा, अगले में पूछेगा, है ना, रट नहीं है। तो अब देखो, अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, एक दो करना सॉल्व। CH3 Cl, CH2 Cl2, CH3 CH Cl3 CCl4, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसका पता नहीं क्या कहते हैं, है ना। देखो अब देखो इसमें एक Cl, ठीक है। अब देखो इसमें देखो जितने Cl बढ़ रहे हैं उतना बॉन्ड ध्रुवीय हो रहे हैं। क्या हो रहा है? उतना बॉन्ड कम ध्रुवीय हो रहा है। डाइपोल देखो, एक मेरी बात समझो, ये कार्बन इधर Cl है ना, इस पर कितने हैं? देखो 3 H है। इनकी संरचना समझो, एक Cl और 2 H, ठीक है। इधर देखो एक Cl, एक Cl, एक Cl, इधर H, इधर देखो चारों Cl। देखो अब इसकी डाइपोल मोमेंट की बात करें तो देखो इसका डाइपोल मोमेंट इधर डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर। तो देखो इसका डाइपोल मोमेंट इसको खत्म कर रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट इसको खत्म कर, इसका म्यू नेट 0 है। म्यू नेट क्या है? 0 इसका म्यू, क्योंकि देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव से सारे नेगेटिव विपरीत दिशा में, और डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो कट जाएंगे, क्या होंगे? कट जाएंगे। देखो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। अब देखो इसका इधर इधर वाला कट जाएगा, किसका बचेगा? सिर्फ इसका। और इसको देखो सिर्फ एक H पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, एक H इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, मतलब इसके डाइपोल मोमेंट को बढ़ा रहा है। एक H, एक ओनली प्लस आई लग रहा है यहाँ पर, एक प्लस आई। इधर देखो इसमें 2 है, ठीक है, 2 है, तो देखो इसका पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, और ये 2 है जिसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, 90 डिग्री पर है ना। क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं भाई। तो इसका भी ध्रुव गुण ज्यादा होगा, है ना। इस पे देखो सिर्फ एक है, और इसके पॉजिटिव चार्ज को कितना बढ़ा रहे हैं? ये इसके पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव इंक्रीज होगा तो इसका नेगेटिव भी इंक्रीज होगा। और सिर्फ एक ही Cl है, मतलब कार्बन को सिर्फ एक ही Cl खींच रहा है। एक बात बताओ, इसके पास 50 रुपए लेने वाले, इधर 50, इधर 5 रुपए लेने वाला एक, ये 3। अब देखो इसके पास 50 है और ये 15 ले रहे हैं, वो 45 रुपए, 15 लेने वाले 3 आ गए, तो इसके पास 0 बचेगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब इस और इसके बॉन्ड की ध्रुवता कितनी हो गई भाई? ये कितना ले रहा है? 15, तो 45 और 15 के बीच का 45, 15, 45, 15। इधर 2 ने बांट रखा है, ऐसे ही, है ना। इधर 3 ने बांट रखा है, इधर 6 ने बांटना, इधर 1 ने, इधर 45 और इधर भी 45, तो इनके बीच की ध्रुवता कितनी हो गई? 45 चार्ज वाला। सीधी सी बात समझो, सबसे ज्यादा ध्रुवीय ये सबसे कम ध्रुवीय है, ये सबसे ज्यादा ध्रुवीय है, ठीक है, सीधी सी बात। देखो इनके डाइपोल मोमेंट इनके लिखो तुम, देखो ये जो पैरा नाइट्रोफेनॉल है, इस पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, यही तो होता है डाइपोल। तो देखो डायरेक्शन इधर इधर एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, 0 होगा। इसका देखो
यहाँ से एंगल बनाया जाए तो 120 डिग्री पर है, और 120 डिग्री पर अपन जानते हैं कि दो वेक्टर सेम वेक्टर 120 डिग्री पर हो तो उनका जो नेट वेक्टर आता है वो भी एक ही आता है, एक। तो मतलब इसका डाइपोल मोमेंट एक होगा, है ना। और इसका देखो ये कितने पे, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर डाइपोल मोमेंट तो √3 ए आता है। इसका एक √3 है, तो कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है भाई। कौन सा ज्यादा है, ये वाला। तो ये तो इसमें ऑर्डर आएगा 2, 1 और 3। कैसे किया नहीं समझ आया, नहीं आया ना समझ, आएगा भी नहीं। भाई मैंने तुम्हें सिखाया नहीं कि सी और जो Cl का जो बॉन्ड है वो ध्रुवीय बॉन्ड है, इस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पर नेगेटिव आता है। डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली, कौन सी, ये वाली। अपन को ये वाली डायरेक्शन लेनी है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक बात बताओ, इधर से एक और Cl लगा दिया और इसकी डायरेक्शन इधर होगी नेगेटिव, तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। अरे म्यू नेट निकालना नहीं सीखे क्या, म्यू नेट वेक्टर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। म्यू नेट अगर थीटा इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री, तो म्यू नेट आएगा √2 म्यू थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो म्यू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो √3 म्यू। और अगर थीटा अगर कोई वैल्यू में है तो μ1 प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस μ1 μ2 cos थीटा 2 μ1 μ2 cos थीटा। लो ये म्यू नेट आ जाएगा। अरे यार यही तो क्या है, यहाँ 60 डिग्री था, यहाँ 120 डिग्री था, यहाँ 180 डिग्री था। थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री तो जुड़ जाएंगे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो घट जाएंगे। सीधी सी बात है यार, ये कीजिए कि अब मैं वेक्टर बढ़ाने बैठो क्या। चलो डाइपोल कर लेंगे। अब आते हैं अपन हेलो एल्केन के विवर्चन पर। तो देखो अब बात करते हैं अपन हेलो एल्केन का विवर्चन। तो देखो ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन बनाने की। नहीं पढ़ी है शायद, नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, ये वाली नहीं पढ़ी है अपन ने। देखो पहली अभिक्रिया है, अपन देख रहे हैं हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, ठीक है ना। तो अपन देख रहे हैं हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। तो देखो निर्माण में पहली विधि है अल्कोहल से। भाई देखो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल है ना, अल्कोहल की कोई रिएक्शन ROH की रिएक्शन किसी भी हेलोजन युक्त कंपाउंड से करा दो जिसमें हेलोजन होना चाहिए। अब कुछ भी करा दो, भले ही बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, मतलब मैं कह दूंगा 5 प्रकार के तो अपन ही देख लेंगे, कोई भी हेलोजन डेरिवेटिव कह सकते हैं इसे, हेलोजन डेरिवेटिव से करा दो। तो उसमें देखो सीधी सी बात होगा क्या, उसमें सीधा अपन को RX मिल जाएगा हेलो एल्केन, और ये अलग साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो मिलेंगे। अब देखो इसमें होता क्या है ना, इस रिएक्शन में जो दिमाग है ना, अपन दिमाग वो अल्कोहल वाले चैप्टर में लगाएंगे। किसमें, अल्कोहल वाले चैप्टर में, कि ये रिएक्शन कैसे होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। दिमाग कहाँ लगाना है, अल्कोहल में। यहाँ क्या करना है, समझना है बस, मतलब रटना है बस। तो देखो ROH की अभिक्रिया में हेलोजन डेरिवेटिव करा रहा हूँ, कोई भी ले लिया, जैसे PCl3 है, अपन ने पढ़ा है ना PCl3 PCl5 की रिएक्शंस, है ना। तो देखो इससे बनता है RCl और निकलता है H3PO3, ये भी अपन को रखना है, H3PO3 निकलता है, ठीक है। अब देखो ये PCl3 तो स्टेबल होता है, लेकिन फॉस्फोरस के साथ PBr3 और PI3 है ना, इनमें दिक्कत होती है भाई। क्या होती है दिक्कत, ये जो PBr3 है और ये PI3 है, ये इतने स्टेबल होते ही नहीं है। क्या, ये स्टेबल होता नहीं है PBr3, है ना। अब ये स्टेबल नहीं होता है तो क्या करें भाई। अब ये पहली बात तो स्टेबल क्यों नहीं होते हैं, वो इनकी ज्यामिति पर निर्भर करता है। देखो P और Cl इनकी साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समझो। देखो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फिर कल बाहर, तो देखो PCl दोनों सेम दूसरे आवर्त के
वो है एलिमेंट। तो इनमें इतनी डिफरेंस नहीं है साइज में, इतनी डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ जंप करते ही इसकी साइज बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर आई की तो वेरी वेरी ज़्यादा हो जाती है। तो इनकी जो साइज है ना पी, देखो अपन जानते हैं पी एच जो बॉन्ड होता है ना फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड, इसमें 2.1 2.1 ये एक सह संयोजक बंध होता है दो तत्वों का। ये एक सबसे अच्छा सह संयोजक बंध है दो भिन्न तत्वों का, क्योंकि सह संयोजक बंध सदैव सेम तत्वों में होता है H2Cl2 Br2I2F2C C2N2 ऐसे सह संयोजक बंध पर। लेकिन ये एक ऐसा सह संयोजक बंध है जो दो भिन्न तत्वों में होता है फास्फोरस और हाइड्रोजन, क्योंकि इनकी ईएन दोनों की लगभग सेम होती है 2.1। तो देखो मतलब फास्फोरस की जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन खींचने की वो हाइड्रोजन के बराबर है और हाइड्रोजन के प्रभाव को निल माना जाता है। तो फास्फोरस का जो प्रभाव होता है वो भी निल होता है। तो देखो क्या होता है निल। तो अब ये Cl को तो झेल लेता है भाई, Cl की साइज तो कम है, झेल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बी साइज की बात आ जाए Br की, तो Br की साइज बहुत ज़्यादा होती है, ये Cl इनको रोक ही नहीं पाता। तो ये अनस्टेबल होते हैं नॉर्मली टेम्परेचर पर भी, मतलब कमरे के ताप पर अनस्टेबल होते हैं ये। तो अब इनको क्या करें भाई यार, अब ये कमरे के ताप में और अपन को बनाना तो क्या है, रिएक्शन तो ये वाली करानी है, ROH प्लस PBr3 लेके अपन को RBr बनाना है और H3PO3 निकालना है। अब ये कैसे निकलता है, तो इसमें से Cl कहाँ गया, Br कहाँ गया, वो अपन एल्कोहल वाले में गए। दिमाग एल्कोहल वाले में, काम यहाँ करना है, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, तो अब इसको बनाना पड़ेगा, ये तो अनस्टेबल है। तो ये जो चीज होते हैं ना, इनको बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, जो लैब वाले होते हैं ना, लैब वाले जो लैब में इनको चाहिए, जिनको लैब में ये चाहिए, वो रेड फॉस्फोरस लेते हैं, लाल फॉस्फोरस, अरे लाल दवा नहीं मिलती है क्या, वो वाला रेड फॉस्फोरस लेते हैं जो कुएं में डालते हैं पानी को साफ करने के लिए। लाल दवा का पैकेट लिया, रेड फॉस्फोरस ले लिया, उसमें Br2 जल मिला दिया, Br2 पानी मिला दिया। अब ये दोनों तुरंत रिएक्शन करके PBr3 दे देंगे। बहुत आसान है, Br2 की एक दो बूंद ली, रेड फॉस्फोरस लिया थोड़ा सा, दोनों की रिएक्शन करा दी नॉर्मल टेम्परेचर पर, ये दे देंगे PBr3 और PBr3 तुरंत रिएक्शन में यूज हो जाएगा, खत्म। मैकेनिज्म बाद में इसका सब कुछ बाद में करेंगे, मैकेनिज्म इसकी इसकी इसके सारे पॉइंट सब कुछ बाद में। ऐसे ही Pi3 बनाना है तो क्या करना होगा, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 ले लो, ये तुरंत Pi3 दे देंगे और इसे रिएक्शन में यूज ले लो, Ri बना देगा और H3PO3 निकाल देगा, है ना, ठीक है। रिएक्शन भी रटनी है अपन को। ऐसे ही अगर ROH की जगह अपन PCl5 ले ली, है ना, PCl5 ले सकते हैं अपन, PCl5 तो RCl बनेगा और POCl3 निकल जाएगा प्लस HCl निकलेगा। कैसे निकलेगा, मैकेनिज्म बाद में। अगर इसी की जगह पर अपन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें तो RX निकल जाएगा, H2O बन जाएगा। इसी जगह पर अपन SOCl2 या SOBr2 ले लें, कोई भी ले लो, तो RX बन जाएगा और HX निकल जाएगा और SO2 गैस निकल जाएगी हवा में, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ इसके। एक तो एग्जांपल लेते हैं अपन ये वाला CH3CH2OH, इसकी अभी क्रिया करा रहा हूँ मैं PCl5 से, PCl3 से करा लो, तो ये बना देगा CH3CH2Cl। ये एक लिक्विड होता है, क्योंकि जो हेलो एल्केन होते हैं वो लिक्विड होते हैं, गैस नहीं होती है, प्लस H3PO3 ये भी लिक्विड होता है। दोनों लिक्विड पृथक करना असंभव।
ये गैस होती है, सॉरी ये तो गैस होती है, ठीक है। क्या होती है भाई? नहीं, लिक्विड होती है यार, मैं पागल हूँ। क्या होती है? लिक्विड। ये सब लिक्विड होता है, गैस कुछ नहीं होता, सब लिक्विड है, ठीक है। गैस कहाँ से आ जाएगा इतना बड़ा कंपाउंड? अब देखो, एक रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, CH3CH2OH विद PCl5, CH3CH2Cl लिक्विड प्लस POCl3 लिक्विड प्लस HCl गैस के रूप में निकलता है, HCl गैस के रूप में निकलता है, ठीक है। एक रिएक्शन करा रहा हूं मैं अगली, देखो समझो, रिएक्शंस को समझो। ये वाली SOCl2 से, और इस वाली रिएक्शन का नाम भी है प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। कुछ समझ आ रहा है? दिमाग होगा तो समझ आ जाएगा। अब देखो, इस PCl3 की रिएक्शन में अपन को एल्केन तो मिला, लेकिन उसके साथ एक सह उत्पाद मिला, और दोनों लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड को पृथक करना मुश्किल। PCl5 की रिएक्शन कराई, उससे भी लिक्विड मिला, लिक्विड मिला, एक गैस निकली, पर दोनों लिक्विड पृथक करना मुश्किल। लेकिन देखो, SOCl2 से रिएक्शन कराने पर खासियत समझो, अपन को प्रोडक्ट वही प्राप्त होता है, वही प्रोडक्ट प्राप्त होता है, लेकिन जो सह उत्पाद है सारे गैस है हवा में उड़ जाएंगे, पृथक करने की बीमारी नहीं है। तो हेलो एल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि, सर्वोत्तम विधि है ना, कौन सी है? ये वाली प्रोसेस SOCl2। और इसलिए इस रिएक्शन का एक नाम है जिस वैज्ञानिक ने इसे खोजा। भाई अब उसने इतना भारी काम किया है कि बताया है हमें कि भाई कि तुम एक ऐसी रिएक्शन यूज ले सकते हो जिससे तुम डायरेक्ट सीधा पात्र में क्या बना सकते हो, सिर्फ पात्र में ये बचेगी, जो बर्तन होगा ना उसमें ये बचेगा बस, बाकी सब गायब। पैन ही भाग गया मेरा तो, है ना, तो बाकी सब गायब, है ना। तो पात्र में क्या बच रहा है, ये तो इसलिए इसे कहा गया डार्जन प्रक्रम। किस वैज्ञानिक ने खोजा? डार्जन ने, तो इसलिए कहा गया इसे डार्जन प्रक्रम, ठीक है। अरे ठीक है, हो जाएगा, अजी हो जाएगा ना, बढ़िया। देखो लास्ट इसमें जो रिएक्शन आती है, ये रिएक्शन थोड़ी काम की भी है और मजेदार भी है। क्या है भाई? काम की भी है और मजेदार भी है। तो अब इसमें क्या लफड़ा है भाई? देखो, अगली रिएक्शन है, मैंने तुम्हें बताई कि हेलोजन डेरिवेटिव से रिएक्शन करानी है, CH3OH। इसकी अगर हेलोजन डेरिवेटिव HX से रिएक्शन कराएं तो अपन को CH3X प्राप्त होगा विद H2O, ठीक है। क्या? विद H2O। अब ये पानी बड़े दिक्कत करता है इसके लिए, पानी बड़ी इसके लिए दिक्कत करता है ना। अब मेरी बात समझो, अपन जानते हैं कि HX कई प्रकार के होते हैं, एक होता है HF, एक होता है HCl। वही इनकी तो वही लड़ाई है कि कौन ज़्यादा ताकतवर, कौन ज़्यादा प्रबल, कौन ज़्यादा कैसे रिएक्शन करेगा। इनकी तो मतलब ये हेलोजन वालों की तो बड़ी दिक्कत है भाई, इनमें तो यहाँ भी लड़ाई होती है, F2Cl2 Br2 और I2 में भी, इनमें तो यहाँ भी दिक्कत होती है, इनमें यहाँ भी लड़ाई होती है। मतलब इनकी लड़ाई, हेलोजन परिवार की लड़ाई खत्म ही नहीं होती भाई, ये हेलोजन परिवार की लड़ाई खत्म ही नहीं होती। तो अब भाई ये फिर इनमें तो वही क्रियाशीलता की लड़ाई, वही इनमें फिर क्या, इसकी क्रियाशीलता की लड़ाई। अब इनमें क्रियाशीलता की क्या लड़ाई कि HF HCl HBr HI, फिर इनमें तो वही अपन HI की खासियत देखो, सबकी खासियतें पता है अपन को। F2 का सबसे जल्दी टूटता है, ये F2 ये सबसे जल्दी टूटता है, जानते हैं। I2 सबसे लेट टूटता है, इसमें रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है ना। इसी में रिएक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है, क्यों? ड्यू टू ये एक प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक,
पढ़ चुके हैं ये भाई। ये हर चीज का आप चयन करता है, पढ़ चुके हैं अपन। ये हर चीज का आप चयन करता है, पढ़ चुके हैं अपन। HF का बॉन्ड टूटता ही नहीं है, वो नो रिएक्शन, ड्यू टू इसकी साइज बहुत छोटी है। साइज बहुत छोटी है इसकी, इसकी साइज थोड़ी बहुत बड़ी है, रिएक्शन कर लेता है। पर ये जो Cl हमारा आज है ना, ये भी अकेला रिएक्शन नहीं करता, ये अकेला नहीं करता, इसे डर लगता है, अकेला नहीं करता। कारण क्या है? अकेला नहीं करने का कारण इसकी ये है कि इसकी साइज Cl की भी देखो, F की साइज इतनी है, इसकी साइज थोड़ी बड़ी है, और H जो इसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत प्रबलता से जुड़ा हुआ होता है, तो ये टूटता ही नहीं है HCl। इसमें देखो इसकी क्रियाशीलता का निर्भर इस पर कर रहा है कि कौन पहले हेलोजन देगा, कौन इस बॉन्ड को जल्दी तोड़ेगा, कौन इस बॉन्ड को तोड़ के ये H I मुक्त, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस मुक्त करेगा। सबसे अच्छा मुक्त करता है ये I माइनस। ये इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, तुरंत टूट जाता है ये। इसकी रिएक्शन होती है वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन देता है ना। अब ये अकेला रिएक्शन नहीं करता, तो ये कैसे रिएक्शन करता है? इसकी रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। HCl कोई भी रिएक्शन करता है तो उसमें दो ही चीज काम आती हैं। ये ऐसे रिएक्शन करता है HCl प्लस ZnCl2, और वो भी होना चाहिए एनहाइड्रस, मतलब निर्जल होना चाहिए, निर्जल। अब देखो ZnCl निर्जल क्यों लिया गया है? क्योंकि भाई ये जो है ये एक अपचायक की तरह कार्य कर रहा है। अगर इसमें पानी हुआ तो ये तो पहले खुद पानी को अपचेत कर देगा, तो इसकी ताकत खत्म, ताकत खत्म भैया, ताकत खत्म। तो पानी इसलिए नहीं चाहिए। और इस रिएजेंट को अपन जानते भी है, नाम भी जानते हैं इसका, इसका नाम होता है ल्यूकास, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। तो ये ऐसे करता है, ये कर लेगा आराम से, ये नॉर्मली रिएक्शन दे देगा, ये तो वेरी फास्ट देगा, ये देगा ही नहीं, ये देगा लेकिन किसकी उपस्थिति में? इसका भैया ZnCl2 की उपस्थिति में देगा, जो भी कैसा देगा, एनहाइड्रस के साथ, है ना। अब मेरी बात समझो, एक रिएक्शन और होती है भाई इसकी। ये सारी किसकी पढ़ रहे हैं अपन? एल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, एल्कोहल की हेलोजन डेरिवेटिव्स के साथ। हेलोजन डेरिवेटिव बहुत प्रकार के होते हैं, देखो अपन कितने पढ़ लिए। देखो PX3 पढ़ लिया, PX5 पढ़ लिया अपन ने, है ना, SOX2 पढ़ लिया अपन ने, इसमें Cl2Br2 है ना, एक HX पढ़ लिया अपन ने, ये सारे पढ़ लिए। अभी तो और भी होते हैं, KI भी तो होता है ना, होता है कि नहीं होता? KI भी होता है भाई, होता है कि नहीं होता भाई? KI होता है। अब पर KI की तो बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लें अपन ल्यूकास रिएजेंट की। ये बड़ा अच्छा काम का चीज है भाई। तुमने कभी ल्यूकास टेस्ट पढ़ा है? ल्यूकास टेस्ट ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस करने का टेस्ट होता है। ये 11-12 में बढ़िया तरीके से मास्टर इसको कराते भी हैं, प्रैक्टिकल में तो नहीं, पर मतलब कराते बढ़िया तरीके से। एक ल्यूकास टेस्ट होता है, एक और टेस्ट होता है, उसको कौन सा बोलते हैं यार, वो AgCl के साथ कराया जाता है, शायद AgI से, पता नहीं, पर मतलब ये दोनों टेस्ट पढ़े जाते हैं अल्कोहल चैप्टर में। अब इस टेस्ट को मैं तुम्हें यही पढ़ाऊंगा एल्किल हैलाइड में। देखो तुम्हारे ये एल्किल हैलाइड में लगभग 50% अल्कोहल चैप्टर की मेन रिएक्शंस कंप्लीट हो ही जाएंगी, है ना। अल्कोहल चैप्टर के मतलब मेन चीज़ें हो ही जाएगी 50% एल्किल हैलाइड में ही, ठीक है। और कुछ एल्किल हैलाइड में कुछ हाइड्रोकार्बन है अपना, वो रिपीट हो जाएगा। मतलब एल्किल हैलाइड तो ऐसा है भाई, मतलब एल्किल हैलाइड तो ऐसे है जैसे इधर हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की ये सीमा है ना, और ये एल्कोहल की सीमा है ना। ये तुम्हारी क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा मतलब इधर तुम्हारा मतलब वो लगा लो एल्कोहल फिनॉल, इधर तुम्हारा लगा लो वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, सिलिक एसिड, है ना। इधर तुम्हारा वो लगा लो क्या, वो एमीन वाली, है ना।
और ये देखो ऐसे है, मतलब ये एमीन की सीमा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की सीमा है। तो देखो ये सीमाएं कैसे हैं, ऐसे देखो ऐसे, ये इसमें ऐसे घुसा हुआ है थोड़ा थोड़ा, इसमें ऐसे ये घुसा हुआ है कार्बोक्स, ये एमीन, और बीच में है ये तुम्हारा एल्किल हैलाइड। मतलब एल्किल हैलाइड खुद का पार्ट इतना सा है बस, बाकी इसमें घुसा हुआ है अंदर अंदर, समझ में, मतलब सब कुछ मिक्सिंग में है। हाइड्रोकार्बन चारों तरफ, चारों इसमें भी कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड में आ रहा है, एमीन में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एल्कोहल में भी आ रहा है, सब कुछ मतलब अपट्रम सट्रम है साला। यार ये एल्किल हैलाइड वाला तो बीच में गिरा हुआ है भाई, इसका तो सब कुछ लपड़ा ही खत्म है भाई, मतलब ये तो बीच में है सबके। तो एल्किल हैलाइड की ज्यादातर रिएक्शन अपन को सारी काम की है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये ल्यूकास टेस्ट कर लें अपन, हाँ ल्यूकास टेस्ट कर लें, तो देखो ल्यूकास टेस्ट कर लें अपन, ठीक है। देखो अपन ने अभी मतलब इसकी क्रियाशीलता तो देख ली, एच एक्स की क्रियाशीलता तो देख ली, जिसमें अपन को पता चल चुका है कि भाई ल्यूकास टेस्ट में अपन एच एक्स में अपन समझ चुके हैं कि एच एफ रिएक्शन नहीं देगा, एच सी एल देगा विद जेड एन सी एल टू, वो भी निर्जल एनहाइड्रस, एनहाइड्रस है ना, और एच बी आर नॉर्मल ही दे देगा, और एच आई वेरी फास्ट देगा। एच आई को यूज नहीं लेंगे, विस्फोटक हो सकता है। काम कौन लेंगे, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये एक रिएजेंट की उपस्थिति में, एक अभिकारक की उपस्थिति में रिएक्शन दे रहा है काम का। तो अभी ये क्या करता है भाई, ये नॉर्मली रिएक्शन दे देगा, है ना, ये फास्ट देता है, ये वेरी फास्ट देता है, ये फास्ट देता है, तो ये भी काम करेंगे, ये अच्छे से देगा आराम से। तो देखो टेस्ट क्या होता है, टेस्ट का मतलब होता है जिसमें अपन देख सके समझ सके कोई चीज को, और देखना समझना टाइम लेता है। अगर कोई चीज सेकंडों में हो रही है तो उसमें क्या देखोगे समझोगे भाई। तो अब देखो एल्कोहल होते हैं अपने पास तीन प्रकार के, ये एक रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन है आर ओ एच की, अपन रिएक्शन करा रहे हैं एच सी एल विद एन हाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में, और अपन RX बना रहे हैं। ये क्या है, एक एल्किल हैलाइड है विद वाटर, वाटर मतलब H2O बन रहा है, ये एक रिएक्शन है। अब देखो इसकी क्रियाशीलता तो अपन को पता है फिक्स है, लेकिन इसकी क्रियाशीलता तो अलग अलग होगी, क्योंकि एल्किल हेल एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। क्या होती है, 3 डिग्री एल्कोहल। और तुम जानते हो, तुम अच्छे से जानते हो कि इसका नाम ही क्या है, हेलोजन का नाम ही क्या है, हेलोजन, हेलोजन जो क्या करे, साल्ट फॉर्मेशन करता है। नाम तुमने पहले ही सिखा दिया, साल्ट निर्माण। अगर Na के साथ जुड़ा तो NaCl, K के साथ जुड़ा तो KCl, सब साल्ट है, Ag के साथ जुड़ा तो AgCl। ये जो भी मतलब हेलोजन जिसके साथ जुड़ गया वो साल्ट ही होगा, क्या होगा, साल्ट ही होगा, ठीक है। अब तुम कहोगे कि HCl तो एक एसिड है भैया, अरे महाराज, अरे प्रभु, ये भी एक साल्ट है। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव को अपन ने किसकी श्रेणी में रख रखा है, ढंग से देखो, आवर्षणी H है ली, ना कि रब से फरियाद। ढंग से देखो, हाइड्रोजन आता तो क्षारीय धातु में, होता क्षार नहीं है, लेकिन आता तो क्षार में ही है। तो ये भी एक साल्ट ही है हकीकत में तो, पर है एक एसिड, है ना, तो ध्यान रखने की बातें होती है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, तो एल्कोहल होता है तीन प्रकार का। अब ये देखो सीधी सी बात है, एल्कोहल का कलर कैसा होता है, अरे दारू का कलर कैसा होता है, पानी जैसा, कलरलेस। अरे दारू कैसी आती है, दारू भी तो एल्कोहल ही है, पानी जैसी, कलरलेस, कलरलेस होती है भाई, तो कलरलेस होती है। तो और ये एल्किल हैलाइड क्या देगा, साल्ट, और साल्ट क्या होता है, टाइट, कठोर। साल्ट की पीपीटी बनती है, क्या बनती है, पीपीटी, यानी जम जाता है नीचे जाके। नमक नहीं जमता है क्या, नमक नीचे नहीं पड़ा रहता है, पड़ा रहता है भाई, सब कुछ पड़ा रहता है, जितना बड़ा साल्ट होगा वो नीचे गिर जाएगा, अपन जानते हैं साल्ट को, है ना। तो ये क्या देगा, एल्किल हैलाइड एक विलियन देगा, धुंधला, दूधिया धुंधला विलियन देगा। इसको कहते हैं टर्बिडिटी आएगी इसमें, क्या आएगा, दूधिया, दूधियापन, साल्ट की वजह से क्या आएगा, एक पीपीटी की वजह से दूधियापन आएगा, धुंधला विलियन आएगा, क्या आएगा, धुंधला बिन, पीपीटी नहीं आएगी, दूधियापन, धुंधला बिन आएगा, मतलब टर्बिड सॉल्यूशन आएगा, टर्बिड
सॉल्यूशन धुंधलापन आएगा, टर्बिडिटी आएगी। क्या आएगी? टर्बिडिटी, धुंधलापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धुंधलापन। मतलब टेस्ट तो हुआ, कलरलेस से धुंधलापन, दूधियापन, कलरलेस से दूधियापन, टर्बिडिटी आई, आई ना। टर्बिडिटी टर्बिड का मतलब होता है धुंधला, और टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन। ठीक है, टर्बिडिटी आ गई। तो अब ये टर्बिडिटी आना निर्भर कर रहा है एल्कोहल पर, ये तो फिक्स है। तो एल्कोहल 3 प्रकार का होता है, ROH, ROH, है ना। अरे 3 प्रकार का होता है। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो ल्यूकास, इसको कहते हैं अपन क्या, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट। क्या है रिएजेंट? तो CH3CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, CH3CH2 CH3CHOH 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। CH3CH3OH 3 डिग्री एल्कोहल, रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट, प्रोडक्ट 3 देंगे, CH3CH2Cl, CH3CHCH3Cl, CH3CHCH3Cl। 3 तरह की 1 डिग्री एल्किलाइड, 2 डिग्री एल्किलाइड, 3 डिग्री एल्किलाइड। पर इनकी जो रिएक्शंस हैं उनमें टाइमिंग का फर्क होता है। कारण क्या है भाई? देखो 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें जो टूटता है ये क्या निकलता है? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्या निकलता है? Cl नेगेटिव क्या निकलता है भाई? Cl नेगेटिव क्या निकलता है? Cl नेगेटिव। और Cl नेगेटिव इस Cl नेगेटिव अटैक करता है इस पर, इसको बनाता है क्या? R पॉजिटिव। ये R पॉजिटिव, ये 1 डिग्री R पॉजिटिव है। ये बनेगा जब 2 डिग्री R पॉजिटिव बनेगा, ये बनेगा जब रिएक्शन की मैकेनिज्म समझेंगे ना तब पता लगेगा अपन को। ये 3 डिग्री R पॉजिटिव बनेगा, यानी 1 डिग्री एल्किलाइड, 2 डिग्री एल्किलाइड, 3 डिग्री एल्किलाइड। और वी नो ये क्या बन रहे हैं? सारे कार्ब कैटायन बन रहे हैं, कार्बोकैटायन बन रहे हैं। और अपन जानते हैं कि जो रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो समानुपाती होती है स्टेबिलिटी ऑफ मीडिएटर, मीडिएटर जो मध्यवर्ती का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन की स्टेबिलिटी होगी। मध्यवर्ती क्या है यहाँ? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करी जाए तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री मोर स्टेबल, तो रिएक्शन वेरी फास्ट। तो 3 डिग्री वाला फास्ट, नॉर्मल, स्लो। तो इसे बनने में 30 मिनट, इसे देने में 5 मिनट, इसे देने में जस्ट 30 सेकेंड, इतना अंतर हो जाता है। मतलब तुरंत धुंधलापन, तुरंत टर्बिडिटी देगा 3 डिग्री एल्कलाइड, ये देगा 5 मिनट के अंदर, ये देगा 30 मिनट में। कितने में देगा? 30 मिनट से भी ज़्यादा, ये 5 से 10 मिनट में दे देगा धुंधलापन। समझ में आई बात है? फास्ट टर्बिडिटी कौन देगा? मतलब सबसे पहले धुंधलापन देगा 3 डिग्री एल्कोहल। अगर ये लो 3 टेस्ट ट्यूब, 3 तरह के एल्कोहल ले लिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, नहीं 3 तरह के एल्कोहल ले लिए। इसमें डाला आपने क्या क्या रख रहे हैं? कंसंट्रेट HCl की 1-2 बूंद प्लस HZnCl2, इसमें भी यही, इसमें भी यही। इसने 5 मिनट में धुंधलापन दिया, तो ये है 2 डिग्री अल्कोहल। टेस्ट कर लिया, हो गया। इसने तुरंत दे दिया 1 डिग्री अल्कोहल, इसने दिया ही नहीं, 30 मिनट तक रखा रहा, तो ये है अपना थर्ड और ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री अल्कोहल।
1 डिग्री इसने तुरंत दिया तो 3 डिग्री है ना, तो ये टेस्ट हो गया। करा दिया भाई टेस्ट तो हमारा, हमारी जिंदगी का टेस्ट करा दिया मैंने, है ना। तो देखो अगली रिएक्शंस देखो तुम, इसमें एक और रिएक्शन बच रही है के आई के साथ, बताया था मैंने तुम्हें के आई के साथ। देखो के आई होता है ना, वो अकेला रिएक्शन नहीं करता है। क्या होता है, के आई अकेला रिएक्शन नहीं करता है, इसके लिए अपन को चाहिए H3PO4 एसिड का 95% सॉल्यूशन, है ना, ये वाला चीज चाहिए। हाँ, तो ये वाली रिएक्शन अपन को ये वाली करानी होती है। अब ये रिएक्शन क्या होता है भाई, रिएक्शन समझो के आई के साथ ये लिया जाता है। अब क्यों लिया जाता है, क्या लिया जाता है, वो पहले इसकी मैकेनिज्म समझो रिएक्शन की, क्या समझो मैकेनिज्म। तो देखो CH3CH2OH रिएक्शन की मैकेनिज्म है, इसमें ले रहे हैं अपन के आई प्लस H3PO4 95% का सॉल्यूशन, ठीक है, और ये बना देगा CH3CH2। देखो आई का जुड़ना बहुत अलग तरीके से होता है। आई का जुड़ना मतलब नॉर्मली होता नहीं है। अगर एच आई की रिएक्शन करें तो ये एक प्रबल अप जाएगा, वेरी फास्ट रिएक्शन देगा, फोड़ फाड़ देगा चीज़ों को, है ना, तो ये भी बड़ी दिक्कत है। तो के आई के साथ अपन को आई एच को जोड़ना है, लेकिन मेरी बात समझो, ये के आई जब आई देता है ना, तो ये जो आई होता है ये इस ओ एच को हटा के यहाँ पॉजिटिव नहीं दे पाता, जैसे जैसे HCl दे रहा है ना, क्योंकि ये के पॉजिटिव बनता है इसमें, के पॉजिटिव। और देखो जल निकालने के लिए अपन को H प्लस की अति आवश्यकता होती है कि H प्लस जाके इस पे अटैक करे और यहाँ OH2 बने, और ये OH2 बने और ये अलग होके H2O बना दे। ये जरूरी होता है H2O का निकलना, तभी यहाँ एल्किल हैलाइड बनता है। समझ में आई मेरी बात है, H मतलब H2O का होना जरूरी होता है इस रिएक्शन में, H प्लस का होना। तो अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो H3PO4 होता है ना, ये एक दुर्बल एसिड होता है, मतलब प्रबल तो होता है, इतना प्रबल नहीं होता है, ये एक दुर्बल प्रबल है। क्या कहें, मतलब वीक, थोड़ा कम कम पावरफुल है। ये H प्लस देता है, ठीक है, ये H प्लस देगा, ये H प्लस जाएगा इधर, इस पे पास लोन पेयर है, तो ये H प्लस जाएगा इधर, देखो तीर का निशान हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, है ना, ये गया इधर, इधर जाके ये बना देगा तुम्हारा CH3CH2OH2, ठीक है, OH2 बन गया। अब ये OH2 पॉजिटिव रहेगा इस पर, है ना, पॉजिटिव, तो ये अभी ये इधर से टूटेगा तो अपना बन जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ से जो के आई है वो टूटेगा के पॉजिटिव प्लस आई माइनस में, ये आई माइनस अब इस पे जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा CH3CH2I, ठीक है, आई, ये तो बन गया। पर देखो कंडीशन समझो, यहाँ पर आई माइनस बना है, आई माइनस की साइज बहुत बड़ी होती है। एक तो आई की साइज प्लस इस पर नेगेटिव चार्ज आने से इसकी साइज और बढ़ जाती है। आई माइनस की साइज बहुत बड़ी होती है, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होती है आई माइनस की साइज, इतनी बड़ी होती है कि मत पूछो बात, दुनिया का सबसे बड़ा माइनस वाला होता है ये। तो देखो इसका अपचयन, इसका ऑक्सीकरण होना बहुत आसान होता है आई माइनस का। तो अगर देखो अपन ने यहाँ दुर्बल एसिड इसलिए लिया है ताकि ये इसका ऑक्सीकरण ना कर सके आई माइनस का। अगर यहाँ अपन ने H2SO4 ले लिया होता, H2SO4, तो ये अपन जानते हैं कि H2SO4 एक प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक भी है भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक H2SO4। ये H2SO4 आई माइनस के दो टुकड़ों को लेगा, आई माइनस के इन दोनों के जो एक इलेक्ट्रॉन है इनको हटा के और डायरेक्ट जोड़ देगा I2 में, इनका ऑक्सीकरण कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। इतना पावरफुल होता है ये, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा 2 और इनको जोड़ देगा, खत्म कर देगा इनकी कहानी। समझ में आया बात,
समझ में आई ना बात। तो मतलब अगर H2SO4 इस रिएक्शन में क्यों नहीं लिया जाता, कारण है कि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो I- को ऑक्सीकृत कर देगा I2 में। अब जब I- बचा ही नहीं तो क्या क्या खाक जोड़ोगे इधर। बहुत कर लो तो अपन ने भाई बनाया है H+ दे के ये, और इसमें तुमने ये कर दिया तो हो गया काम, बन गई, हो गई रिएक्शन। ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो देखो अगली, अब देखो ये तुमने पढ़ ली, इसमें देखो काम की चीज़ क्या आई तुम्हारी। एक तो ये KI वाली रिएक्शन काम क्या आई अल्कोहल में, एक तुम्हारा ये ल्यूकास टेस्ट काम क्या आया, है ना। एक तुम्हारा SOCl2 वाली डार्जन रिएक्शन काम में आई, डार्जन प्रक्रम कहते हैं उसे, है ना। तो आज के लिए चलो इतना ही काफ़ी है।